नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है AMPCS। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारे GS पेपर 2 के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। आप लोग इस तथ्य से भलीभांति वाकिफ़ होंगे कि यह टॉपिक पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार चर्चा में है, क्योंकि न्यायमूर्ति श्री ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में गठित विधि आयोग के द्वारा लोगों से समान नागरिक संहिता के विषय में राय मांगी गई थी। साथ ही वर्तमान भारत सरकार समान नागरिक संहिता के को लेकर अत्यधिक एक्टिव दिखती है। एक तरफ उत्तराखंड जैसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता को लेकर जो एक ड्राफ्ट है उसका प्रारूप तैयार किया गया है। तो क्या है समान नागरिक संहिता, क्या है इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क, और क्या है विभिन्न न्यायालयों के इस संबंध में फैसले, तो उन सब की हम डिटेल से जानकारी देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही उपलब्ध कराएं। आज के टॉपिक को हमने सारगर्भित और समग्र तौर पर आप तक पहुंचाने के लिए न केवल एक न्यूज़पेपर का सहारा लिया है, अपितु समान नागरिक संहिता के विषय में डिफरेंट जो न्यूज़पेपर हैं उसमें जो भी पॉइंट्स आए हैं, जो भी आर्टिकल आए हैं, उनमें से पॉइंट्स निकालकर आप लोगों के समक्ष पेश करने की कोशिश की गई है। अपनी परिपाटी के अनुसार हमने विभिन्न आर्टिकल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से अलग निकाला है, ताकि इसको तैयार करने में आपको सहायता मिले और इस टॉपिक पर आपकी एक समग्र सोच विकसित हो जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन की समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है। देखिए, अगर हम बात करें समान नागरिक संहिता की, तो सबसे पहले इस बात को रेखांकित करना अनिवार्य हो जाता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, जिसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि जो राज्य है वो पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। यानी भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के विषय में उपबंध निश्चित करता है। देखिए, समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करें तो समान नागरिक संहिता में जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके 2 मुख्य फ़ायदे होंगे। पहला, इससे कुरीतियों पर प्रहार होगा और जो भारत है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। चलिए अब देखते हैं कि समान नागरिकता संहिता से क्या आशय है। देखिए, समान नागरिक संहिता का आशय है कि पूरे देश में सभी धार्मिक समुदायों पर, ठीक है, वो उनके व्यक्तिगत मामलों, चाहे वो विवाह का हो, तलाक का हो, विरासत का हो, गोद लेने का हो, इत्यादि मामलों पर सभी धार्मिक समुदायों पर एकल कानून का होना, यानी एक समान कानूनी ढांचा लागू करना। इन सभी व्यक्तिगत मामलों में ये इस बात को ध्यान में रखे बिना कि कौन सा व्यक्ति किस धार्मिक समुदाय का है, किस जाति का है, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए सभी लोगों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना उनके व्यक्तिगत मामलों के लिए। ठीक है, देखिए, अब बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर हम बात करें तो वर्तमान में बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिनके संपत्ति के अधिकार में महिलाओं को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है। तो इससे क्या होता है कि दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को बढ़ावा मिलता है।
क्योंकि मान लीजिए अगर महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार मिल जाता है तो दहेज प्रथा जैसी जो कुरीति है वह स्वयं भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, समान नागरिकता संहिता को अगर लागू किया जाए तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समता की वकालत करता है, और अनुच्छेद 15 जो कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभेद को निषेध करता है। तो सर्वप्रथम यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और स्वयं अनुच्छेद 44 की अवधारणा को व्यवहार में लाने के लिए अत्यधिक आवश्यक होगा, क्योंकि इससे नागरिकों को समान दर्जा प्रदान हो जाएगा, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग इत्यादि की परवाह किए बिना सभी को समान दर्जा मिलेगा। विधि के समक्ष समता और धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद को निषेध करना, इसके माध्यम से इस प्रकार की जो अवधारणा है वो सुनिश्चित की जा सकेगी। उसके बाद अगर हम अगले बिंदु को देखें तो वो ये है कि युवा आबादी की जो आकांक्षाएं हैं उनको समायोजित करता है ये कानून। कौन सा? समान नागरिक संहिता। क्योंकि एक तरफ जहां ये समानता की भावना को बढ़ाता है, वहीं मानवता और आधुनिकता को वास्तविक रूप में परिणत करता है। जैसे कि आधुनिकता की अगर हम एक बात करें तो इसमें धार्मिक पहचान का त्याग किया गया है ना, सभी लोगों को समान माना गया है। तो इसलिए जो समान नागरिक संहिता है वो समानता, मानवता और आधुनिकता जैसी जो परिकल्पनाएं हैं उनको व्यवहार में परिणत करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इससे धर्मनिरपेक्षता को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर जितने भी कानून हैं उन्हें धर्म के आधार पे ना निर्धारित करते हुए सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाया जाए तो निश्चित ही इससे धर्मनिरपेक्षता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। और देखिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत यानी मूल ढांचा घोषित किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं संविधान के मूल ढांचे की जो संकल्पना है वो भी आत्मसात करते हुए व्यवहारिक रूप में लागू की जा सकती है। इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक कानून ऐसे हैं जहां महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया देखने को मिलता है, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो संपत्ति के उत्तराधिकार का मामला हो। तो वहाँ क्या है कि महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण स्थिति को देखा जाता है। तो ऐसे में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे लागू करना अत्यंत एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। वर्तमान व्यक्तिगत कानूनों में सुधार के जो भी विवादास्पद मुद्दे हैं उनको दरकिनार किया जा सकता है। यानी देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी एक कानून लाया, जैसे मान लीजिए ट्रिपल तलाक के लिए जब कानून लाया गया था तो बहुत सारे राजनीतिक दलों द्वारा ये आक्षेप लगाया गया था कि सरकार किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रही है। तो अगर इस प्रकार के प्रत्येक कानून में सुधार लाया गया तो हर बार क्या होगा, उससे विवादास्पद मुद्दे उभर कर आएंगे। लेकिन अगर एक बार में ही समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो उससे इस प्रकार की भ्रांतियां समाज में बार बार फैलने की जो आशंका है वो बहुत कम हो जाएगी। इससे आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, और राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देश की छवि में सुधार होगा। क्योंकि आज बहुत सारे देश भारत को क्या मानते हैं? रूढ़िवादी देश मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो कानून हैं वो धार्मिक आधार पर निर्धारित होते हैं। धर्म के हिसाब से व्यक्ति का ये निर्धारण होता है कि उसने अमुक कानून का उल्लंघन किया है अथवा नहीं। तो ऐसे में देश की जो छवि है वो एक कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता के तौर पर नज़र आती है। अतः
हमें अगर अपने देश की जो छवि है उसमें सुधार करना है और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में अपने राष्ट्र की छवि को प्रतिबिंबित कराना है, तो समान नागरिक संहिता उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी। अब न्यायपालिका पर अतिरिक्त भार में कमी आएगी और कानून का सरलीकरण होगा। कानून का सरलीकरण मतलब सभी लोगों के लिए समान कानून, तो इससे कानून का सरलीकरण हो गया और समान कानून होगा तो न्यायपालिका पर अतिरिक्त भार नहीं आएगा। और समान नागरिक संहिता अपने आप में एक देश एक न्याय प्रणाली की अवधारणा को व्यावहारिक बनाने हेतु अनिवार्य है। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या क्या इसके सकारात्मक पक्ष हैं, क्यों बहुत सारे लोग इसकी वकालत करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि समर्थकों का क्या तर्क है कि ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, धर्म के आधार पर भेदभाव को कम करता है और कानूनी प्रणाली को सरल बनाता है। तो देखिए यहाँ केवल 3 बिंदु दिए हैं, लेकिन हमने बहुत सारे जो एडिटोरियल थे बहुत सारे न्यूज़पेपर का, उन सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकालकर एक जगह एक साथ समाहित कर दिया है। अब अगर मान लीजिए इसके विरोधियों की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये आशंका है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता जो है, जो कि अनुच्छेद 25 के द्वारा संविधान के अंतर्गत प्रदत्त है, उसका उल्लंघन होगा और व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। तो अब अगर इसके नकारात्मक पक्ष की बात करें, यानी अगर इसको लागू किया जाता है तो क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए पहली बात राइटर क्या कह रहे हैं कि देखिए भारत में है ना विविधता के कारण, क्योंकि भारत की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, वो अत्यधिक समृद्ध है। कैसे समृद्ध है? क्योंकि विविधता है बहुत ज़्यादा उसमें। तो विविधता के कारण इस कानून को लागू करने में व्यावहारिक जटिलताएं भी आएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 जातियां हैं अथवा 4 धर्म है, 10 धर्म है, बहुत सारी जातियां, सैकड़ों जातियां, है ना। तो इसके कारण व्यावहारिक जटिलताएं देखने को मिलेंगी, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां भी देखने को आएंगी, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो वर्तमान में 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो ऐसे मामले को में ये सुनिश्चित करना कि सभी लोग धार्मिक आधार पर किसी भी कानून को मानने के बजाय जो समान नागरिक संहिता है उसके अंतर्गत कानूनी प्रावधानों का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं, तो ये देखना और इसको सुनिश्चित करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसके बाद राइटर का ये भी बिंदु है कहने का कि संघवाद इससे कमज़ोर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ मामलों में वर्तमान में कुछ मामले समवर्ती सूची के विषय में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए विरासत से संबंधित कोई कानून है, गोद लेने का कोई कानून है, तलाक लेने का कोई कानून है, तो ये क्या होते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। अगर समान नागरिक संहिता के माध्यम से केंद्र द्वारा इन सभी विषयों पर कानून बना दिया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं जो संघवाद की प्रकृति है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। अगला बिंदु जो हमने ऊपर भी देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के रूप में प्रचार किया जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के रूप में प्रचार कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न होंगी, यानी जैसे सामाजिक अशांति हो सकती है, सामाजिक जो सौहार्द है उसमें कमी आ सकती है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तुष्टीकरण जैसे जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनसे के कारण कहीं ना कहीं समाज में जो समरसता है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। बहुसंख्यकवाद का भय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में एक बहुत बड़ी अड़चन है, क्योंकि इससे लोगों को ये भय है कि जो एक समाज का बहुसंख्यक वर्ग है उसके जो कानून है उसको अल्पसंख्यकों पर थोपा जा सकता है ना। और इस मुद्दे को लेकर आम सहमति बनाने का जो भी प्रयास है वो बहुत मुश्किल है, यानी आम सहमति का जो इसमें बनाने का जो भी प्रावधान है वो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, नकारात्मक पक्ष हैं, जिनको लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता को लागू करने अथवा उसके विषय में कानून बनाने को लेकर जो अड़चन
हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब आगे की राह क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा कि मतभेदों को समायोजित करना होगा। जो विभिन्न वर्गों की आशंकाएँ हैं, उनका क्या है, उनका समाधान करना होगा और मतभेदों को समायोजित करते हुए एकीकरणवादी, है ना, और एक नियंत्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाते समय। उसके बाद बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिबिंबित करते हुए और विविधता को संरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए कानून। इस तरह से उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाना चाहिए। इस ड्राफ्ट को तैयार करने में जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, नीति निर्माता हैं और सिविल सोसाइटी, है ना, इत्यादि संगठनों का हमें सहयोग लेना चाहिए, ताकि हर मुद्दे पर जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उन पर पर्याप्त चर्चा के बाद, पर्याप्त विमर्श के बाद ही कानून को अमली जामा पहनाया जा सके। जितने भी हितधारक हैं उनके साथ व्यापक संवाद और परामर्श करना अनिवार्य होगा। और धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए लैंगिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने वाला कानून का ड्राफ्ट होना चाहिए। तभी ऊपर हमने जितनी भी चुनौतियां देखी उनको कहीं ना कहीं संबोधित किया जा सकता है। अगर हम इसकी बात देखें और पक्ष देखते हैं तो देखिए 22वां जो विधि आयोग है जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने यूसीसी के मुद्दे पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी, जैसा कि हमने सबसे पहले डिस्कशन के आरंभ में ये मेंशन किया था। अभी देखिए कुछ केस हैं जिनके जो संबंधित हैं समान नागरिक संहिता से लेकर। देखिए 1985 में शाहबानोवाद, ये बहुत चर्चित मामला था। तो शाहबानोवाद जो था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि यह दुख का विषय है कि जो संविधान का अनुच्छेद 44 है वो मृत अक्षर बनकर रह गया है। इसके बाद सरला मुद्गलवाद 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि जो समान नागरिक संहिता है उसको अनिश्चित काल के लिए निलंबित रखना औचित्यपूर्ण नहीं है, मतलब कि इसके विषय में जल्द से जल्द सरकार को कदम उठाते हुए इसके प्रति कानून को अमली जामा पहनाकर व्यवहार में लागू करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज बात करते हैं शायरा बानो बनाम भारत संघ की, है ना। शायरा बानो, ध्यान रखिए 1985 का जो था वो शाहबानोवाद था और 2017 का जो है वो शायरा बानो बनाम भारत संघवाद है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, कहा कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए तथा विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाले समान कानूनों को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे के लिहाज से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वहाँ हम एक और महत्वपूर्ण तथ्य को यहाँ रेखांकित कर सकते हैं कि जो भारतीय दर्शन है वो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे दर्शन पर आधारित है। तो अगर जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास है। अगर इस तरह की भारतीय संस्कृति में अवधारणा देखने को मिलती है तो महिलाओं के प्रति जो भी भेदभाव है ना, जो भी लैंगिक असमानता है उसका निवारण करने के लिए और इतने महान दर्शन को व्यवहार में लाने के लिए भी समान नागरिक संहिता का जो उपबंध है उसको व्यवहार में लाना, उसके विषय में कानून बनाना अपरिहार्य है। तो दोस्तों आपको ये हमारा डिस्कशन कैसा लगा इसके विषय में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस टॉपिक पर संबंधित जितने भी बिंदु हैं उनकी एक अच्छी समझ बनी होगी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो एग्ज़ाम हॉल में आप इस डिस्कशन का, आप आज की कक्षा का महत्वपूर्ण लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।